मालकिन दुबई सैर के लिए जा रही थी, इसलिए सुबह से मेरी जान अजाब में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती, कामी पुत्र मेरा पूरा घर तेरे हवाले है, जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ घर के किसी और मुलाजिम पर नहीं कर सकती। मेरा नाम कामरान था, लेकिन मालकिन मुझे प्यार से कामी कहती थी। मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन मैं पिछले 8 साल से मालकिन के घर काम कर रहा था, इसलिए मालकिन मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। वो किसी और पर इतना भरोसा नहीं करती थी। मुझे हर बात बताती और जहां भी मालकिन शॉपिंग पर जाती मुझे लाजमी लेकर जाती। एक दिन मालकिन मुझसे कहने लगी, कामी पुत्र मैं अपनी बेटी को अपने घर छोड़कर जा रही हूँ, उसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना उसे नींद में चलने की आदत है। मैंने सारे इस बात में हिला दिया कि जी मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम था, वो तो अपने रूम में ही सोती थी। मालकिन की बेटी का नाम तहरीम था, जिसकी उम्र 14 साल थी, लेकिन अजीब अजीब किस्म की हरकतें करती थी। वो थोड़ी सी बेवकूफ़ और लाडली थी, क्योंकि वो मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए सबने उसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक बच्चों के साथ खेलती थी। मैंने कहा, जी मालकिन, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे कही, वो सुनकर तो मैं हैरान रह गया। वो कैसे मुझसे ये बात कर सकती थी। कहने लगी कि रात को तुम तहरीम के साथ ही सोओगे, उसके कमरे में ही रहोगे। ये बात सुनकर तो मेरी आंखें ही हैरत से फैल गई। मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने कहा, मालकिन मैं कैसे छोटी बीबी के कमरे में सो सकता हूँ, आप कुछ ख्याल करें, ये तो बिल्कुल एक गैर मुनासिब सी बात है। मगर वो कहने लगी, कामी पुत्र मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम तहरीम के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की ये बात किसी तौर पर पसंद नहीं आई थी, लेकिन बहरहाल मैं उन्हें बार बार ना भी नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने दिल में ये पक्का इरादा कर लिया था कि मैं तहरीम के कमरे में कभी भी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक तलाक याफ्ता औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालकिन की बहुत सारी जमीनें थी और बहुत जायदाद थी, जहां से उन्हें खूब पैसा आता था। उनके घर का खर्च बहुत अच्छे अंदाज से चल रहा था, और थी भी उनकी एक ही बेटी, जिसे उन्होंने बहुत लाड नखरों से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था, तो उस वक्त उनकी तलाक नहीं हुई थी। उन्होंने तो मालकिन को हाथों का छाला बनाकर रखा हुआ था। वो मालकिन से बहुत प्यार करते थे। उनकी मोहब्बत की शादी थी, दोनों बहुत खुश थे। तहरीम की पैदाइश से चंद माह बाद मालिक मालकिन में कोई गलतफहमी पैदा हो गई। मालकिन मालिक पर बहुत शक करती थी, इसलिए उनकी अक्सर लड़ाई रहने लगी, जो उनकी तलाक की वजह बनी। उनके जाने के बाद वो दीवानों जैसी बातें करती। कभी कहती कि वो अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़ के यूं नहीं जा सकते। मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देख के फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब तहरीम पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बेतहाशा रोई, लेकिन फिर उनका दिल तहरीम के साथ लग गया। मालकिन के वालिदैन ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि उन्हें मुझे अपने शोहर से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने शोहर के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल रखा था, तमाम मुलाजमिन को वो देखती थी। 14 साल का अरसा गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और बाइतमाद मुलाजिम मैं था। कारोबार की देखभाल भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक हरामी नहीं की थी। एक एक पाई का हिसाब उनको ला कर देता था। उस साल मालकिन के वालिदैन और मालकिन दुबई फिरने के लिए जा रहे थे। ये सुनकर तहरीम बीबी ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वो अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वो बात मुझे दुरुस्त नहीं लग रही थी। बहरहाल मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझा कर चली गई, और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा सांस लिया। फिर बावर्ची को बुलाकर अपने लिए शानदार चाय बनवाई। मालकिन के होते हुए मैं कभी सोफे पर नहीं बैठा था, लेकिन उनके जाते ही मैं नवाबों की तरह सोफे पर बैठ गया। उनके होते हुए मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था, लेकिन अब मैं सोच रहा था कि मालकिन तो चली गई हैं, तो कुछ दिन मैं ठाट बाट से रहूंगा। मैंने एक पुरसुकून सांस ली और मजे से अपनी दोनों टांगे सामने शीशे पर रखकर बैठ गया। रिमोट उठाकर LCD ऑन की और उस पर मूवी लगाकर देखने लगा। अभी मैं कोई चैनल ढूंढ ही रहा था कि जब कमरे का दरवाजा खुला और तहरीम बीबी टीवी लाउंज में आ गई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, कामी के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो मैं अम्मी के आते ही करूंगी कि कैसे उनके कीमती टेबल पर तुम पाँव पिसा कर बैठे हुए हो। ये सुनना था कि मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बीबी, खुदा के लिए मालकिन से मेरी शिकायत ना लगाना,
मैंने फौरन से एलसीडी बंद कर दी और रिमोट आराम से साइड पर रख दिया। तहरीम के माथे पर तेवरी चढ़ाए हुए आराम से आके सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगी, अम्मी घर पर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम सब लोग अपने आप को मालिक समझो। तुम ये ना समझना कि मैं तुमको सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक वो घर पर नहीं है मैं इस घर की मालकिन हूँ, इसलिए मैं जो कहूंगी तुम लोग वही करोगे। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और सर झुकाया। जी छोटी बीबी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसा आप हुक्म देंगी मैं वैसा ही करूंगा। मुझे अंदर से उन पर गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। वो हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं उसकी हरकतों से बहुत तंग आ चुका था। वो मुझसे बाजार के 4-4 चक्कर लगवाती थी, बार बार मुझसे अपना सामान मंगवाती। कभी कहती ये ठीक नहीं है, ये फलां कलर ठीक नहीं है, और ऐसे करके वो मेरा सारा टाइम ज़ाया करती। वो किसी दूसरे ड्राइवर या मुलाजिम से अपना काम नहीं करवाती थी, वो सारे काम मुझसे ही कहती। मालकिन भी उससे कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो उनकी लाडली थी। मुझे ही कहती, जाओ कामी, जो छोटी मालकिन कहती है वो कर दो। चाय का कप बावर्ची लेकर आया तो मुझे बादब खड़ा देकर तमस्कुराना हंसी मुझ पर हंसा था। कहने लगा, अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात में वापस। मैंने उसे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखा था। बावर्ची ने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने पीनी थी वो बड़े मजे से तहरीम पी रही थी। बहरहाल पूरा दिन मेरा इधर उधर के कामों में गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो तहरीम मुझसे कहने लगी, कामी तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें याद है अम्मी ने क्या कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोओगे? ये सुनना था कि मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने बेजारी से तहरीम की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और मुलाजमा भी मौजूद है, आप उसे अपने साथ सुला ले। लेकिन कहने लगी, अम्मी ने कहा था कि तुम सोओगे, तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से इधर आओ हमारे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया था, लेकिन मुझे सख्त बेचैनी हो रही थी। तहरीम अपने बेड पर जाकर लेट गई। उसने लैंप बंद कर दिया। कमरे में उस वक्त फुल अंधेरा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बेशक वो सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन मैं तो 14 साल का नहीं था। मुझे कारी साहब की एक बात याद आने लगी, जो जुम्मे के खुतबे में मैंने सुनी थी, कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो वहां पर तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन के जहन में ऐसा क्या कहा था कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी के साथ सोने के लिए बोल दिया। उनको चाहिए था कि वो मुलाजमा को तहरीम बीबी के साथ सुलाती। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरा तो मेरी एक नज़र बेड पर लेटी तहरीम पर पड़ी, तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नजरें टिक गई। वो सोई हुई बड़ी मासूम लग रही थी, बिल्कुल नन्ही सी परी। यकदम ही मैंने अपनी नजरें बदली और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा, इससे पहले कि शैतान मुझ पर हावी हो। मैंने सोने की बहुत कोशिश की। मुंह में अल्लाह का जिक्र करते करते न जाने कब मेरी आंख लगी। घड़ी के तेज अलार्म बनने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा तो देखा कि तहरीम नींद में ही थी और अपना अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगे क्लॉक की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और आज उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ तहरीम को अकेले मत भेजना, इसलिए जब तहरीम तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो ड्राइवर के साथ मैं जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद मैं जमीनों का हिसाब किताब देखने लगा, कितनी गंदम आई, कहाँ पिसी, क्या हुआ क्या नहीं। ये सब हिसाब सब मेरी जिम्मेदारी थी। उन कामों के अंदर मैं ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने तहरीम को वापस स्कूल से लेने जाना था। जब तक मैं ना जाता ड्राइवर भी तहरीम को स्कूल से लेने नहीं जाएगा, और ये मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा मगन था कि मुझे याद ही ना रहा और मेरे जहन से निकल चुका था। 12 बजे तहरीम को छुट्टी होनी थी और मुझे 1:30 बज चुका था कि जब मेरे फोन पर बेल बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने बेनियादी से फोन उठाया तो मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे तहरीम की कॉल आई थी, वो अभी तक स्कूल में है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुनना था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। मैंने कहा, मालकिन, वो मैं जमीनों का हिसाब लगा रहा था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसे लेकर आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से बाहर निकला। सामने ड्राइवर को मैंने खा जाने वाली नजरों से देखा। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन को छुट्टी हो गई है? वो कहने लगा, मैं क्यों बताऊं? मालकिन तो सब मुलाजमों को तुम्हारे सुपुर्द करके गई है। ये तुम्हारा काम है कि तुम इन सब बातों का ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे हिलाकर रख दिया था। मालकिन क्या गई थी कि सारे मुलाजिम सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। बहरहाल मैं फटाफट से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ तहरीम ही स्कूल में थी। वो गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर तक हम घर नहीं पहुंचे थे वो सारा रास्ता हमें बातें सुनाती रही थी। कहने लगी, अम्मी को आने दो, तुम्हारा इलाज ना करवाया तो फिर मुझसे कहना। इस बात में मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो बावर्ची ने खाना नहीं तैयार किया हुआ था।
मुलाजमा ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी और बस अपनी खुशगपियों में मसरूफ थे। ये देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही उल्टा पड़ने लगा था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह मुलाजिम ही हो, ज्यादा हमारे सर पर मत चढ़ो। मैं तो मालकिन के बिना बुखलाकर रह गया था। मैंने मुलाजमा से ठीक तरह से सफाई करने का कहा। अपनी निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा करवाया। रात को मैं थक गया था। जब मैं तहरीम के कमरे में गया तो वो ऊंची आवाज में अपना स्कूल का सबक याद कर रही थी। मैं टीवी लॉन्च के सोफे पर जाकर सो गया क्योंकि मैं दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे लॉन्च में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की चाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी तहरीम के कमरे के बाहर खड़ा है और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। मैंने बुलंद आवाज में कहा कौन, तो वहां से फौरन कोई किचन की तरफ भागा। मैं यकदम उठा किचन की तरफ भागा, लेकिन उस वक्त तक किचन बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। मैंने फटाफट लाइटें जलाई तो वहां पर कोई नहीं था। एक दरवाजा किचन के बिरोनी जानिब भी खुलता था। जब मैंने वो देखा तो उसकी कुंडी भी खुली हुई थी। मैं वहां से फटाफट बाहर निकला तो बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा दी और वापस टीवी लाउंज में आके लेट गया और ये सोचने लगा कि ये कौन शख्स था जो रात के इस पहर अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सूझी के तहरीम के कमरे में चला गया। वो अपने बेड पर सो रही थी। मैं जाकर के अलीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्तों के भौंकने की आवाजें आई तो तहरीम डर गई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, अम्मी ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे, अम्मी मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद वो मालकिन का हाथ ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मैं जमीन से उठा और अपना हाथ तहरीम के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफी देर मैं वहीं पर खड़ा ये इंतजार करता रहा कि वो कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उसे छुड़ाऊं। जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और दोबारा कलीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं तहरीम के कमरे में ही सोने लगा था। एक रात बावर्ची ने दूध की सरदाई बनाई और कहने लगा कि तुम भी पी लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी वो सरदाई पी और रात को तहरीम के कमरे में चला गया। उस रात तो वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं जब सोया तो सुबह ही मेरी आंख खुली थी। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। उस वक्त सुबह के 6 बजे हुए थे। उस वक्त तहरीम तो नहीं जागी थी और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो तहरीम वहां पर भी कहीं नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा लेकिन वो मुझे कहीं पर नजर नहीं आई। मेरा दिल तो डर कर रह गया था। मैंने तमाम मुलाजिमीन को शोर मचाकर जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो ये हाल था कि काटो तो लहू ना निकले। मेरा रंग उड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया। जब मैंने तमाम मुलाजिमीन से बात की तो तब मुझे पता चला कि बावर्ची भी घर से गायब है। फिर मुझे ख्याल आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक शख्स को तहरीम के कमरे के बाहर देखा था और वो भागता हुआ किचन में गया था। शायद वो बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फोन किया और सारी बात उनके गोश गुजार दी। मैं बावर्ची का सब पता जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर तक पहुंचो, उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसके बीवी बच्चे कहने लगे वो तो घर पर आया ही नहीं है। फिर मुझे मोहल्लेदारों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची तहरीम के मुंह पर हाथ रखे उसे एक गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त तक पुलिस भी हमारे घर के करीब आ पहुंची। सारी तफ्तीश के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था। उसका नंबर साफ नजर आ रहा था और उसमें यह भी शो हो रहा था कि बावर्ची तहरीम के मुंह पर हाथ रखे जबरदस्ती से गाड़ी बैठा रहा था। उस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ ही था। जैसे ही हम गाड़ी तक पहुंचे वो गाड़ी सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था कि यहाँ उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ उसी तरफ जाने लगा जहाँ उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची लेकिन मैं उस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाजा खुल गया। सामने वो बावर्ची और 2 और लोग मौजूद थे। उन्होंने तहरीम बीबी को रस्सियों से बांधकर एक कुर्सी में बिठा रखा था। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। ये देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने आओ देखा ना ताओ और उन तीनों की धुलाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई। उनको पकड़कर थाने में बंद कर दिया। रोते हुए तहरीम बीबी मेरे साथ लग गई। वो बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापिस आ गई। मालकिन तहरीम को अपने साथ लगाकर बहुत रोई और मुझसे कहने लगी कि मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत करोगे। मैंने कहा मैं उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र हैं। आपकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता और ना ही तहरीम की तरफ। ये सुनकर मालकिन बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सारा इनाम दिया और तमाम नौकरों को ये कह दिया कि आज से तुम लोग कामरान को ही जवाब दोगे और वो तुम लोगों को जो भी हुक्म देगा तुम उसका हुक्म मानोगे।
इसी के साथ मेरी तरक्की हो गई और हम हंसी खुशी रहने लगे।